नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके मेरे हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी कोई भी शख्स अगर बैंक में खाता रखता है तो इस चीज का सामना उसे रोज बरोज करना पड़ता है। हाल में बैंक चार्जेस के मुद्दे पर एक ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया में #बैंक से बचाओ और #ट्वीट मोर्चा के नाम से हजारों लोगों ने बैंक के हाई चार्जेस और अनफेयर लोन प्रैक्टिसेस के खिलाफ मोर्चा खोला। इस कैंपेन को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है, लेकिन आरबीआई और सरकार की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं है। आगे ये पूरा मामला क्या है और सरकार के सामने अब तक क्या तर्क पेश किए गए हैं, बात करेंगे इस पर। और हमारे साथ है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर हर्ष रुंगटा। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जहां तक बात है इस कैंपेन की, तो मनी लाइफ फाउंडेशन और जो लीडिंग बैंक यूनियन लीडर्स हैं, साथ ही इसके साथ कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट भी मिलकर इस मोर्चे को शुरू किया था। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जितने भी अब तक आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, तो इसमें पहली बात तो एकदम ऑल्दो पेटिशन को तो रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, लेकिन कई स्टेप्स लिए हैं आरबीआई ने। जैसे कि जो डिजिटल सेफ्टी का जो प्रावधान अभी इन दिनों पिछले दिनों जो आरबीआई लेकर आया कि उसका लॉस जो है वो बैंकों को भुगतना पड़ेगा, और प्रूफ ऑफ बर्डन किस पर है ये प्रूव करने का कि कस्टमर नेग्लिजेंट है कि नहीं है। ये सारी जो प्रावधान थे ये पिछले 6-8-9 महीनों से लटके हुए थे। जब ये पिटीशन गया है उसके बाद उस पर इम्पैक्ट हुआ है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के रूल्स में भी कुछ चेंजेस किया गया है, लेकिन इन सब को अगर हम कहें तो ये एक बहुत बड़े घाव पर एक छोटा सा बैंडेड लगा हो, ऐसे कहना गलत नहीं होगा। तो बहुत कुछ करना है इसके बारे में, और मेरे ख्याल से इसमें कई तर्क दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है जितना कि जो भी हम लोगों ने, आम जनता ने इसको जो सपोर्ट किया है पिटीशन को, जो हम कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार की तरफ से, ज्यादा रेगुलेटर की तरफ से क्यों ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके कई तर्क आते हैं। तो अगर सबसे बड़ा तर्क अगर हम उनका सुने तो वो ये है कि गरीब आदमी इससे अफेक्टेड नहीं है। क्यों गरीब आदमी इससे अफेक्टेड नहीं है? क्योंकि गरीब आदमी के पास जनधन अकाउंट है और जनधन अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं होता। तो ये जो दोनों ही तर्क हैं कि गरीब आदमी के पास जनधन अकाउंट है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दोनों ही तर्क जो हैं गलत हैं। पहली बात, जब तक सरकार की नजर थी जनधन अकाउंट्स पर, तब बैंकों ने जनधन अकाउंट खोले। अब जो है सरकार अब जो है बैंकें जनधन अकाउंट खोलने से कतराती हैं, क्योंकि क्लियरली उन्हें उसमें फायदा नहीं होता। चार्जेस का जहां तक सवाल है, 4 ट्रांजैक्शंस हर महीने आप कर सकते हैं बिना ट्रांजैक्शंस के जनधन अकाउंट में। 4 से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शंस होंगे तो फिर उस पे चार्जेस लगते हैं, या कई बैंकों में वो जनधन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि सरकार ये चाहती है कि गरीब आदमी जब जनधन अकाउंट यूज करे, उसको वो जो रुपए कार्ड दिया गया है उसको वो हर छोटी मोटी जरूरतों के लिए कार्ड का इस्तेमाल करे। तो अगर वो 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेगा, छोटे छोटे करेगा, गरीब आदमी है, छोटी बैंक अमाउंट है, तो वेरी क्लियरली उसके चार्जेस लग जाएंगे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो और वो अगर अकाउंट खोलने जाता है तो उसको बैंकें डिस्करेज करती, नए अकाउंट खोलने जाता है तो बैंकें डिस्करेज करती है। इसका पर्सनल तजुर्बा मुझे है, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, क्योंकि मेरे घर में जो मेरा सर्वेंट है उसको डीमोनेटाइजेशन के समय उसकी सैलरी मैंने बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी। रेगुलर बैंक अकाउंट खोला था उन्होंने, और अभी वो आया मेरे पास ये बताने की सर मुझे प्लीज वापस कैश देना शुरू करें। तो जब मैंने पूछा कि क्यों, तब उसने कहा कि ये 115 रुपए का मिनिमम बैलेंस चार्ज जो है बैंक ने मेरे पे लगा दिया है, और बैंक कहती है कि हर महीने लगाएगी। और जब मैंने उसे कहा कि फिर ठीक है, इस रेगुलर अकाउंट को बंद करो, जनधन अकाउंट खोल लो,
तो वो तब की बात है और आज की बात है, वो कम से कम 3 हफ्ते हो गए, वो कई बैंकों में घूम कर आया है, वो जनधन अकाउंट खोल नहीं पाया क्योंकि कोई बैंक उसको एनकरेज नहीं कर रही। फिर अल्टीमेटली मुझे उसके साथ जाना पड़ा, तब जाकर कोई जनधन अकाउंट एक बैंक में मैं खोल पाया। सो क्लियरली एक्सेस भी नहीं है, पुअर लोगों को नया एक्सेस नहीं है, और चार्जेस बहुत हाई हैं जनधन अकाउंट पर। तो ये जो तर्क है कि गरीब आदमी इससे अफेक्ट नहीं होता, ये इसमें बिल्कुल सही दो आर्ग्यूमेंट्स अब तक हर्ष सर बताए, और इनफैक्ट मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करना चाहूंगी कि जिस वक्त ये डीमोनेटाइजेशन का फेज था, तो इवन जो हाउसमेड्स हैं और जो बाकी लोग जिनका पूरी तरह से देखा जाए तो कैश पर ही डिपेंडेंट होते हैं, मैंने भी उन्हें सजेस्ट किया कि आप खाता नंबर आप हमें दे दीजिए ताकि हम ऑनलाइन आपको जो भी सैलरी है या जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकें। तो पता चला कि उनके पास खाता नहीं था, और अगर उनसे कहा गया कि आप खाता खोल लीजिए तो उन्होंने ये परेशानी बताई कि बैंक वाले ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग खाता धारक को नहीं लेकर जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है नया खाता खोलने में। तो ये जो तर्क है कि बैंक तो पहले से आपको चार्जेस बता के रखते हैं, या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक से खुश नहीं है तो आप दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लीजिए। और इनफैक्ट बैंक पोर्टेबिलिटी को लेकर भी हमने आपके साथ शो किया था, ये प्रैक्टिकली अभी ऑन ग्राउंड कितना सच है, बिकॉज अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है बैंक पोर्टेबिलिटी को लेकर, जस्ट लाइक मोबाइल पोर्टेबिलिटी, कुछ प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं है, और ये बातें सिर्फ बातें ही बनकर रह गई हैं। हाँ, सो दूसरा तर्क ये होता है कि अगर आप अफेक्टेड हो तो आप बैंक चेंज कर लीजिए, बैंकों में बहुत कंपटीशन है, तो जो अगर कोई एक बैंक ज्यादा चार्ज कर रही है तो आप दूसरे बैंक में चले जाइए, ये एक तर्क दिया जाता है। तो ये ट्रू नहीं है। सारी बैंकों लिटरली कार्टेल बना लिया है सब बैंकों ने मिलके, और एक बैंक चार्ज इंक्रीज करता है, बाकी के बैंक भी चार्जेस इंक्रीज कर देते हैं, और आपके पास चॉइस कहाँ है। और जहां तक शिफ्ट करने का सवाल है, जैसा आपने कहा, आज एक बैंक अकाउंट में मेरा पेंशन आ रहा है, मेरी डिविडेंड इनकम उसमें आ रही है, इंटरेस्ट मैंने उसमें कर रखा है, म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशंस उसमें आते हैं, या मैंने उसमें मेरी ईएमआई का इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, गैस का इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। ये सबको अगर मैं नया खाता खोलता हूं, ये सबको मुझे चेंज करना होगा। तो पोर्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर होता तो शायद ये फिर भी पॉसिबल होता, लेकिन वो क्लियरली नहीं है, सिर्फ बातें हैं। बैंक उसको क्लियरली टाल देते हैं, ये कहकर कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो भी नहीं है। और कंपटीशन जितना हमें बताया जाता है कि कंपटीशन की वजह से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, वो ट्रू नहीं है, बिकॉज सारी बैंकें एक साथ में चार्जेस बढ़ाते हैं। तो ये कहना कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है और इस वजह से ग्राहक को ज्यादा बैंक चार्जेस नहीं लगेंगे, ये भी ट्रू नहीं है। तो दोनों ही चीजों से मेरे ख्याल से बहुत परेशानी है। और जो आप बात कर रहे हैं बैंक, नए बैंक में खाता खोलने की, आपने जैसे बताया भी कि कई दिक्कतें आती हैं कई बार, और हमने खुद भी देखा है प्रैक्टिकली भी कि अगर आप क्योंकि आप अपने खाते को कई चीजों से लिंक करके रखते हैं, फिर चाहे पेमेंट्स के लिए आपने उसको लिंक किया हुआ या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, ऐसे में अगर आपको दूसरा खाता खोलना पड़ेगा तो ऑल ओवर अगेन आपको सारा जो प्रोसेस है फिर से शुरू करना होगा। ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस भी हो सकता है। जहां तक आपने कॉम्पिटिशन की बात की हर्ष सर, तो देखा जाए तो जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है पोर्टेबिलिटी का, वो इस मकसद से इस पर बात छिड़ी थी या फिर डिस्कशन इसलिए शुरुआत हुई थी इसकी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर की तरफ से कि बैंक्स के बीच में आपस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, और फिर शायद हो सकता है कि चार्जेस एक बैंक कम करे तो दूसरा क्यों लेकर करे, आमतौर पर जैसा एफडी के रेट्स में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। और जहां तक चार्जेस ट्रांसपेरेंट है, ये एक तर्क रहा है, हालांकि इस कैंपेन के अंदर भी ये जो आर्गुमेंट्स मिले हैं आरबीआई को कि जो भी चार्जेस हैं जब आप खाता खोलने जाएंगे वहां पर बैंक आपको पहले से बताएगा, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई ऐसे चार्जेस होते हैं जिन्हें हिडन तो नहीं बोल सकते, लेकिन फ्रॉम द बैक डोर दे कम, जैसे कि जो आपको अलर्ट्स आते हैं या फिर जो आपको मेल के जरिए इंफॉर्मेशन बैंक पहुंचाता है, आपको पता नहीं चलता, आप ऑप्ट आउट नहीं करते, लेकिन उसके भी चार्जेस आपके खाते से कटते हैं। तो ऐसी और इश्यूज होते हैं। तो ये जो तर्क है इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको कि ट्रांसपेरेंट होते हैं बैंक के चार्जेस? सो क्लियरली कई उदाहरण है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डिपॉजिटर और बिटवीन अ बोरोवर और बैंक, ये बहुत ही एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सारे चार्जेस बैंक डिसाइड करता है।
तो हो सकता है कि जब आपने ज्वाइन किया, जब पहली बार आपने डिपॉजिट किया, अकाउंट खाता खोला या आपने बोरो किया, तब आपको चार्जेस बताए गए हैं, लेकिन वो चार्जेस बैंक कभी भी एक तरफा अपनी तरफ से बिना कोई तर्क दिए, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए कितना भी बढ़ा सकता है। कोई भी बैंक जिसका मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपया हुआ करता था, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए उसको 5,000 रुपए कर दिए। अब आप समझिए कि जिसका 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, वो आदमी 5,000 रुपए कहां से रखेगा। जो मेरा सर्वेंट था वो 5,000 रुपए, उसकी सैलरी ही 9,000 है, वो कहां से 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखेगा। तो ये मिनिमम बैलेंस का जो एक तरफा, दैट इज द बिग इशू, कि कौन डिसाइड करेगा कि जब चेंज होता है वो सही है कि नहीं। आरबीआई ने रेगुलेशन बना दिया, राइट टू सूटेबिलिटी, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, राइट, बहुत से राइट्स दे दिए ग्राहकों को, लेकिन जब ये राइट्स वायलेट करते हैं बैंक्स, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, बैंक्स पे क्या पेनल्टी लगेगी, ये कुछ भी नहीं प्रावधान इसका किया हुआ है, और न कोई एक्शन लेता है रेगुलेटर। सो ये दैट इज द बिग प्रॉब्लम। कई कंप्लेंट्स, पेटिशंस गए हैं, कंप्लेंट्स गए हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं होता। तो जब तक एक्शन नहीं होगा, और एक्शन कंज्यूमर्स का राइट नहीं होगा कि अगर आपने ये चीज का वायलेट किया तो ये पेनल्टी लगेगी, जब तक अगर वो प्रोवाइडेड है रेगुलेशन में, तो फिर मुझे रेगुलेटर की जरूरत नहीं है। एज एन कंज्यूमर आई कैन प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक, बिकॉज आज वो प्रोवाइडेड नहीं है, तो मेरी राइट ही नहीं बनती बैंक के अगेंस्ट में, इसलिए डिपेंड हो जाना पड़ता है रेगुलेटर पर। तो ये वेरी क्लियर है कि जब तक इसके क्लियर प्रावधान नहीं देगा, और ये जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द बैंक एंड द डिपॉजिटर, और बिटवीन द बैंक और द बोरोवर, आई मीन अगेन बोरोवर का भी आप लीजिए कि पुराने ग्राहकों को हाई रेट पे लोन मिलता है, नए ग्राहकों को नए अच्छी रेट पे लोन मिलता है। ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, इस पे आरबीआई की कमिटीज ने लिखा है, आरबीआई ने खुद इसमें कमेंट किया है, फिर भी एक्शन कुछ नहीं है। एक्शन क्या है? प्रीपेमेंट चार्जेस 0 है, बैंक्स बहुत से बीच में प्रावधान बीच में लगा देते हैं, आपको बोलते हैं आपको बैंक के ब्रांच में आना पड़ेगा, वसई आना पड़ेगा, अगर बंबई में है तो ऐसे टाइप की चीजें लगा देते हैं, जिससे आप पोर्टेबल जो लोन तो फिर भी पोर्टेबल होता है उसको भी न करें, इसके लिए कई दिक्कतें बीच में लाते हैं। इस पे कोई एक्शन जो है रेगुलेटर लेता नहीं, जो उनको पता है, आरबीआई की खुद की कमिटीज में इसके बारे में डिस्कशन है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। तो वेरी क्लियर है कि इसमें क्लियर प्रोविजंस होने चाहिए कि अगर इनका वायलेशन होता है तो क्या पेनल्टी होगी, और वो पेनल्टी ग्राहक को दी जाएगी। ये प्रोविजंस आए बिना इसमें कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपने लोन ट्रांसफर की बात की, इनफैक्ट वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ये भी है कि अगर आप खुश नहीं है अपने करंट लोन से, तो डेफिनेटली आपको जहां पर कम चार्जेस मिल रहे हैं वहां पर आप लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हर्ष सर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारा कम्बरसम प्रोसेस होता है, और फिर देखा जाए कि आप कितने साल से, कितने समय से इस लोन को कंप्लाई कर रहे हैं, ये भी कई फैक्टर्स होते हैं, और आप टोटल कॉस्ट भी देखते हैं। तो ये जो पूरा तर्क है लोन ट्रांसफर करने का, इसमें कुछ सब्सटेंस लग रहा है आपको? जैसे मैंने कहा, लोग देखिए उसमें क्या क्या लोग दिक्कतें डालते हैं ताकि आप शिफ्ट नहीं करें। आरबीआई ने तो सिर्फ एक चीज कर दिया कि प्रीपेमेंट का चार्ज नहीं लगेगा आपको, लेकिन वो दिक्कतें क्या डालते हैं, आपको चिट्ठी चाहिए रहती है बैंक से कि एग्जिस्टिंग जो आपका लेंडर है कि मेरे कितने पैसे देने से ये सारा लोन चुक जाएगा, और मेरे कौन से डॉक्यूमेंट उनके पास पड़े हुए हैं। ये चिट्ठी देने के लिए मुझे उन्हें रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है। वो इंसिस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर हम दूसरों किसी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पोस्ट से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैसेंजर के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोरोवर को खुद आना पड़ेगा। और कहाँ? कोई भी ब्रांच में नहीं, कोई वसई वाले ब्रांच में, कोई थाना वाले ब्रांच में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो नोएडा के ब्रांच में आपको आना पड़ेगा, गाजियाबाद के ब्रांच में आना पड़ेगा, दूर आना पड़ेगा आपको, और खुद आना पड़ेगा। तो आधे लोग तो उसी में ड्रॉप आउट हो गए। फिर जब आपने बहुत मुशक्कत करके दूसरी जगह से लोन ले भी लिया, तो उसको चुकाने के लिए फिर खुद आना पड़ेगा,
फिर 15 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए खुद आना पड़ेगा। तो ऐसी टाइप की चीजें ये डाल देते हैं ताकि ज्यादा लोग तंग आकर शिफ्ट ना करें। और ये चीजें सबको पता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें रेगुलेटर को नहीं पता है, सबको पता है, फिर भी इस पे कोई एक्शन जो है रेगुलेटर नहीं लेते। और इससे ये क्लियर है कि कंज्यूमर्स अपने आप पर हैं और ये चीज को पास करवाने के लिए हमें काफी जो है ये जो सारे पिटिशंस वगैरह हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें सपोर्ट करें सर, ताकि एक बात यहाँ पर है, आपने कहा कि सकें। ज्यादातर लोगों को पता है, बट आई बिलीव बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होगा। बिकॉज अगर हम चार्जेस ही देखें, बैंक जो वसूलता है कम से कम 10 चार्जेस ऐसे होंगे जो शायद रोजमर्रा में कटते हैं हमारे खाते से, लेकिन हमें मालूम नहीं होते। एक बार क्विकली उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उस पर बैंक हमसे चार्ज वसूल करता है। इसके अलावा जैसे आपने मिनिमम बैलेंस की बात की, तो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस अलग हैं, वो भी बैंक आपसे आपके खाते से काटेगा। उसके अलावा जैसे आपने होम ब्रांच और मेन ब्रांच के बारे में बताया, ये भी एक अलग चार्ज है जो कि बैंक आपसे वसूलता है। और बहुत सारे, आई कैन बेट कि बहुत सारे कस्टमर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। एटीएम ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, आपने जनधन खातों की भी बात की थी कि शुरुआती 4 ट्रांजैक्शन आपके फ्री होते हैं, उसके बाद आप विड्रॉज जो कर रहे हैं उस पर बैंक आपसे चार्ज कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। मनी ट्रांसफर जो आप करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो क्रॉस होती है 1 महीने के अंदर, तो भी आपको चार्ज देना होता है। डेबिट कार्ड की फीस, ये एक भ्रांति है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड की फीस आपको देनी होती है, डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा जो आप अगर एक्स्ट्रा चेक बुक्स मंगाते हैं, लीव्स आपकी खत्म हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ बैंक से ऑर्डर करते हैं, उस सर्विस का भी आप पर चार्ज लगता है। ईएमआई डिफॉल्ट किया आपने तो उसका भी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। और साथ ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो काफी लोग हैं सैलरीड क्लास के जो अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए या फिर मोबाइल के पेमेंट के लिए बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इस तारीख को मेरे खाते से अकाउंट आप ये काट लेना बैलेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के एवज में भी बैंक हमसे चार्ज वसूलता है। तो हर्ष सर, आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, क्लाइंट्स से मिलते हैं, आपका अनुभव क्या है कि इन सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में कितने लोगों को पता होगा? बिकॉज आपने जैसे शुरुआत में बताया कि काफी लोग इस ऑनलाइन पिटीशन से जुड़ रहे हैं और ये जो अनोखा तरीका की शुरुआत हुई है ऑनलाइन तरीके से और लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि बैंक हमसे कौन कौन से चार्जेस ले रहा है, तो कैसे इस ऑनलाइन कैंपेन का हिस्सा बन पाएंगे लोग? बिल्कुल, तो एक सबसे पहले तो अपना अकाउंट देखिए, उसमें क्या क्या डेबिट हो रहा है ये प्लीज आप देखिए। और आपको 100 रुपए 110 रुपए छोटे लगते होंगे, बट आप इमेजिन करिए कि बैंकों के करोड़ों कस्टमर होते हैं। अगर कोई बड़ी जो बैंकें हैं हमारी, उनके 1-1 2-2 करोड़ कस्टमर्स हैं। 2 करोड़ कस्टमर इंटू 100 रुपीज इज 200 करोड़ रुपीज पर मंथ। थिंक ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट यू आर पेइंग। चार्जेस से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, चार्जेस लगेंगे, आपको सर्विस चाहिए तो चार्जेस लगेंगे। आई थिंक रीजनेबलनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ रहा है। जो चीज आप 100 रुपए में दे रहे थे, उसका एक दिन में आपने कैसे 100 रुपए का 500 रुपया कर दिया? ऐसा क्या कॉस्ट आपका बढ़ गया जो पहले 100 रुपए में दे रहे थे वो आज आपने उसको 500 कर दिया? एक वो है। एक आपने चुपके से एक आपने ईमेल भेज दिया कि इस ईमेल पे आप जवाब दे दो, वरना अगर जवाब नहीं दोगे तो ये चार्ज आपको लग जाएगा। ये कहां तक जायज है? तो ये आपको पता तभी चलता है जब बैंक स्टेटमेंट में ये चार्ज आपके डेबिट में आता है। तो प्लीज अपना बैंक स्टेटमेंट आप पढ़िए, उसमें ये चार्जेस को आइसोलेट करिए, और फिर आपके अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि ये नावाजिब है, तो आप इसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए। वेरी क्लियरली बहुत बड़ा एक चार्ज एज अ कंज्यूमर एज अ होल हम दे रहे हैं, बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस गलत नहीं है, सर्विस के चार्ज लगेंगे, लेकिन रीजनेबल चार्ज है कि नहीं। रेगुलेशंस में क्लियरली प्रोवाइडेड है कि चार्ज रीजनेबल होना चाहिए और उसका नेक्सेस होना चाहिए कॉस्ट जो लग रहा है बैंक को वो सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ये कौन चेक कर रहा है कि जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसका कॉस्ट से नेक्सेस है कि नहीं है? इसका एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए ताकि ग्राहकों को ये संतोष हो कि बैंक को जो कॉस्ट लग रहा है उस पे एक रीजनेबल मार्जिन के बाद बैंक हमें चार्ज लगा रहा है, न ये कि उनकी जो मर्जी आए वो चार्ज लगा रहा है और वो भी चुपके से लगा रहा है।
तो प्लीज आप अपना बैंक स्टेटमेंट स्टडी करिए, और अगर आपको लग रहा है कि उसमें चार्जेस जो लग रहे हैं वो नावाजिब है, पहले पता करिए कि क्या चीज का चार्ज है। फिर अगर आपको लगता है कि नावाजिब है तो प्लीज उसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए। तो ये जो सोशल कैंपेन है इसमें काफी लोग जुड़ रहे हैं, और इसमें तरीका क्या है जुड़ने का, कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? अगर जैसे आपने बताया कि आप पहले तो अपना बैंक स्टेटमेंट जाके चेक कीजिए कि आपको कौन कौन से चार्जेस आप पे कर रहे हैं और आपकी जानकारी में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके खाते से कुछ ना वाजिब, जैसे सर ने कहा कि अगर आपको लगता है ये वाजिब नहीं है, ये चार्ज आपको नहीं लगना चाहिए था, फिर भी आपके अकाउंट से कटा है, तो डेफिनेटली आपको आगे इसको प्रोसेस करना होगा। लेकिन सर तरीका क्या है इस कैंपेन से जुड़ने का? अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पर अगर आप हैं, तो प्लीज ये हैशटैग्स यूज करिए, हैशटैग बैंक से बचाओ, हैशटैग ट्वीट मोर्चा, इसको यूज करके अपना एक्सपीरियंस आप बयां करेंगे तो कई लोगों तक आपकी आवाज पहुंचेगी और एम्पलीफाई हो जाएगी आपकी आवाज। एक ये तरीका हो सकता है। एक change.org पे मनी लाइफ ने ये पिटीशन, और हम में से कई लोगों ने उसे साइन किया है। आज की तारीख में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसे ऑलरेडी साइन कर दिया है। उस पिटीशन को, द पिटीशन का शीर्षक है आरबीआई से, इट इज एड्रेस टू आरबीआई, आस्किंग आरबीआई टू गेट द बैंक्स टू स्टॉप फ्लीसिंग द कस्टमर। बैंकों को ये हिदायत दी जाए कि वो कस्टमर्स को ज्यादा बैंक चार्जेस न लगाएं। ये पिटीशन आप ढूंढिए और प्लीज इस पिटीशन को खुद भी साइन करिए अगर आपको लगता है कि ये पिटीशन सही है, और दूसरों को भी इसको भेजिए ताकि दूसरे भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इससे अफेक्टेड हैं वो भी इसे साइन करें। कलेक्टिव आवाज से एक्शन होगी। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा 2 चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी बहुत बढ़ गई है। आफ्टर आरबीआई 2 दिन के अंदर पिटीशन सबमिट करने के 2 दिन के अंदर जो चीज पिछले 8-9 महीनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी उस चीज को तुरंत कार्यन्वित किया गया, और बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी चेंजेस किए गए। तो ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम और ज्यादा लोग इसको साइन करेंगे तो इसका और रियल इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सबको समझ में आएगा कि ये जो बैंकों के ग्राहक हैं यही वोटर्स हैं, यही जाकर वोट करते हैं। ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर कैंपेन से ऑलरेडी जुड़ चुकी है, दूसरी ऑलरेडी इसलिए जुड़ चुकी है क्योंकि ये मुद्दा जो है एक आम आदमी और एक आम वोटर से चुना हुआ है। जितना ज्यादा आप इसको सहयोग देंगे उतना ज्यादा दूसरे लोग भी इससे जुड़ेंगे और इम्पैक्ट इसका ज्यादा आएगा। इनफैक्ट आपने शुरुआत में कहा था कि जब ये कैंपेन शुरू हुआ था तो आरबीआई ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, और जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ग्राहक की स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी ऐसा अनएथिकल कुछ ऐसा होता है, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, तो जो ग्राहक होगा वो इसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने ये भी कहा कि बैंक्स एक लॉबी की तरह काम कर रहे हैं और ये कस्टमर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग मिलकर आगे आ रहे हैं। किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव समझें कि एक अच्छा इशारा है कि आरबीआई ने कुछ कदम जरूर उठाया, लेकिन बैंकों की तरफ से क्या हो सकता है ताकि उनके लिए चीजें आसान हो जाए? एक चीज जो है जो बैंकें कहती हैं कि इतने सारी चेंजेस जो है अगर आरबीआई करते रहेगा बार बार, एक साथ में नहीं, बार बार करते रहता है, उनको सॉफ्टवेयर बार बार चेंज करना पड़ता है कंप्लायंस के लिए, और उसका काफी कॉस्ट आता है। सॉफ्टवेयर चेंज एक्सपेंसिव होता है। तो उनका ये मानना है बैंकों की तरफ से ये है कि आपको जो भी चेंजेस करने आप एक साथ कर दीजिए, क्लियर निर्देश दे दीजिए, तो हम जो सॉफ्टवेयर है उसको एक बार चेंज कर देंगे ताकि कॉस्ट उसका जो है कंट्रोल हो सके। कंटिन्यूअस चेंजेस करने से उसका कॉस्ट जो है ज्यादा होता है। तो एक ये चीज जो है मेरे ख्याल से वाजिब है बैंकों की डिमांड, लेकिन क्लियर निर्देश देना वो मेरे ख्याल से रेगुलेटर का काम है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला और इस पूरे कैंपेन के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को समझाया। फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
और इस बीच की अहम खबर कि ओएनजीसी एचपीसीएल के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज ही संसद में पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये साफ किया था, जवाब दिया था संसद में कि ओएनजीसी की तरफ से प्रस्ताव आ चुका है, एचपीसीएल को मिल चुका है मर्जर को। और अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 1 साल के अंदर मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर है पूरी अपडेट लेकर। आलोक, हालांकि उम्मीद पूरी थी कि आज मर्जर को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन क्या औपचारिक तौर पर अभी कोई घोषणा हुई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इस वजह से सरकार आधिकारिक तौर पे इस पर कुछ भी बयान देने से बच रही है। लेकिन हमें जो सूत्रों के माध्यम से खबर मिल रही है कि ओएनजीसी के साथ एचपीसीएल के मर्जर को सरकार ने हरी झंडी दे दी है और ये 1 साल का टाइमलाइन तय किया गया है। इस मर्जर में तमाम जितने भी फॉर्मेलिटीज होंगी, इसके लिए एक और बता दूं कि एक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो तमाम जो डेलिब्रेशंस होंगे और जो तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी उसको तय करेगी। और इस कमेटी में 3 मेंबर कमेटी होगी। इसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कमेटी में होंगे। और ये 3 कमेटी मिलकर पूरा एक रोड मैप बनाएगी किस तरह से एचपीसीएल का जो तमाम स्टेक है 51.11% का जो स्टेक है उसको किस तरह से ओएनजीसी के साथ मर्ज करना है, उसको स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए करना है या फिर कोई और तरीका अपनाना है। ये तमाम जो मॉडलिटीज हैं ये कमेटी जो बनाई जाएगी वो तय करेगी। तो अभी की खबर यही है कि ओएनजीसी के साथ एचपीसीएल के मर्जर को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है और इस पर अभी तक सरकार का कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आया। ठीक है, उस बयान का हमें इंतजार रहेगा। आलोक, शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 3 सदस्यों की कमेटी का गठन होगा और उस पूरे ही मर्जर को लेकर वो अपनी रिपोर्ट देगी। 1 साल के अंदर इस मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक ब्रेक ले रुकते हैं, चल लौटते हैं।